सभी को निवेदन है अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखना है। पूरे कार्यक्रम के समय अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। स्वागतम सुस्वागतम। परम पवित्र भगवान ध्वज आराध्य देवी अष्टभुजा हमें संगठन का मंत्र देने वाली वंदनीय मौसी जी, वंदनीय ताई आपटे जी का स्मरण करते हुए यहाँ उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, विशेष आमंत्रित अतिथि, आत्मीय सेविका बहनें तथा नगर के गणमान्य नागरिक बंधु और मातृशक्ति का मनपूर्वक स्वागत। हम सौभाग्यशाली है कि हमें सेविका होने का अवसर मिला। और भी बड़ा सौभाग्य यह है कि हम वंदनीय मौसी जी द्वारा स्थापित इस राष्ट्र सेविका समिति की गौरवशाली 89 वर्षगांठ की साक्षी बन रहे हैं। समिति आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्यरत है और विश्व गुरु भारत के निर्माण में योगदान दे रही है। उत्तिष्ठ, कृपया सभी अभ्यागत ध्वजारोहण एवं शस्त्र पूजन के लिए खड़े रहेंगे। आदरणीय विशेष अतिथि तथा माननीय प्रमुख संचालिका जी का आगमन हो रहा है। सभा समिति दक्ष अतिथियों एवं माननीय संचालिका जी से शस्त्र पूजन तथा पुष्पार्चन करने का से होता है। केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि यह हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश भी देता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दीप प्रज्वलन के साथ ही हम यह संकल्प भी लें कि हम अपने देश, समाज और संस्कृति के उत्थान हेतु सदैव जागरूक रहेंगे। शस्त्राणि शस्त्र पूज्यन्ते विजयादशमी दिने धर्म रक्षा सुरक्षार्थम मम सिद्धि प्रयच्छमे। हे शस्त्रों, विजयादशमी के दिन मैं आपकी पूजा करती हूँ। धर्म की रक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए मुझे शक्ति और सिद्धि प्रदान करें। समिति दक्ष
त्वया वर्धिता संस्कृता स्वत्सुताः अये वत्सले मङ्गले हिन्दुभूमे स्वयं जीवितान्यर्पयामस्त्वयि नमो विश्वशक्त्यै नमस्ते नमस्ते त्वया निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महत् प्रसादात् तवैवात्र सज्जा समेत्य समालम्बितुं दिव्यमार्गं वयम् समुन्नामितं येन राष्ट्रं न एतत् पुरो यस्य नम्रं समग्रं जगत् तदादर्शयुक्तं पवित्रं सतीत्वं प्रियाभ्यः सुताभ्यः प्रयच्छाम्बते समुत्पादयास्मासु शक्तिं सुदिव्याम् दुराचार दुर्वृत्तिविध्वंसिनीं पिता पुत्र भ्रातृंश्च भर्तारमेवं सुमार्गं प्रति प्रेरयन्तीमिह सुशीला सुधीरा समर्था समेता स्वधर्मे स्वमार्गे परं श्रद्धया वयं भावि तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्याः जनन्यो भवेमेति देहाशिषम् भजो प्रणाम 1 2 3 उपविश प्रात्यक्षिक की बहने अर्घो कृतो चलो 1 2 1 2 योगासन गण दक्ष सम्यक क्रम योगासन गण दक्ष आसन स्थिति हिमाद्रिभव्यभूषितं विशालभाललोचनं सरित्प्रवाहराजितं सुशुभ्रहारभ्राजितं हुतारसारनायकं जगत्त्रयाभिनायकं सुरम्यपावनस्थलं नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि राष्ट्रभारतम् आप्तमन्त्रमन्त्रितं सदा सुरेशसेवितं सुपालितं सुरक्षितं रयिमनेन निष्ठये सुधर्मकर्मदर्शकम् पुरातनं पुरोहितं नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि
लक्ष्य साधकै मनीषिभिर्निभालितं सुयोग्ययाज्ञिकै सदा विशुद्धगन्धवाहितं प्रशान्तशान्तरूपिणं नमामि अगाधज्ञानसागरं प्रभाविशेषभासितं सरस्वतीनिकेतनम् अखण्डज्योतिज्योतितं बुधैरनैकसन्ततं यशस्विनं जगद्गुरुं नमामि राष्ट्रभारतम् नमासलालितं अधर्मपन्थखण्डितं सुतत्वसत्त्वभाषितं प्रसन्नताप्रसारितं प्रबुद्धबोधबोधितं धरापवित्रकारितं ललामलोकपावनं नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि राष्ट्रभारतम् कलिङ्गवङ्गमोहनम् अनेकतीर्थरञ्जनं सुधामयं मनोमयं स्वयं पुनाविनिर्मितं सुवीरधीरगर्वितं शिवप्रतापमण्डितम् अमर्त्यभूरिवन्दितं नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि राष्ट्रभारतम्। गीतमय पंक्तियों के साथ किया गया यह योगासन संगीत और साधना का अद्भुत संगम था। जैसे संगीत आत्मा को आनंद देता है, वैसे ही योग शरीर और मन दोनों को शक्ति प्रदान करता है। सम्यक। इसके बाद आपके सामने प्रस्तुत होगा दंड योग। आत्मरक्षा में दंड का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि साहस का भी अभ्यास कराता है। गत वर्ष आयोजित आत्मरक्षा शिविरों में प्रशिक्षित सेविकाएं समिति से प्रशिक्षित सेविकाओं के साथ यह दंड प्रात्यक्षिक अभी प्रस्तुत करेंगी। गण आरम गण दक्ष क्रमिका सिद्ध 1 2 3 प्रयोग 1 द्विमुखी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्वस्थ सिद्ध प्रयोग 2 भेद प्रभेद गुरु 1 2 1 2 1 2 1 2 स्वस्थ सिद्ध कोष्ठाघात सिद्ध प्रयोग 3 कोष्ठाघात प्रक्रम 1 2 3 अपक्रम 1 2 3 सिद्ध स्वस्थ सिद्ध प्रहार सिद्ध 1 2 प्रयोग 4 प्रहार
सिद्ध क्रमिका सिद्ध 1 2 प्रयोग 5 द्विमुखी कुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भुजदंड क्रमशः 1 2 3 अर्धावृत प्राचल। स्वयंभू रक्षा ही राष्ट्र रक्षा की पहली सीढ़ी है। समिति की शाखाएं सेविकाओं को यह सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, यदि नारी अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो जाए तो वह स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकती है। अब प्रस्तुत है टाळ योग। टाळ एक वाद्य नहीं, यह मन और तन की लय को जोड़ने का माध्यम है। जब सामूहिक रूप से ताल बजती है तो सेविकाओं के बीच समरसता और एकरूपता का संचार होता है। टाळ योग हमें संयम, अनुशासन और सामूहिकता का बोध कराता है। दक्ष योग स्थिति प्रथम टाळ योग कुरु। द्वितीय टाळ योग कुरु। तृतीय टाळ योग कुरु। चतुर्थ टाळ योग कुरु। पंचम टाळ योग कुरु। दक्ष अर्धवृत प्रचल। टाळ की यह गूंज हमें यह संदेश दे रही थी कि जब हम सबका मन एक स्वर में जुड़ जाता है तो असंभव भी संभव होता है। इसके बाद आपके सामने गणसमता का प्रदर्शन किया जाएगा। गणसमता में सेविकाएं एक साथ समान गति और समान लय में कदम मिलाकर चलती है। यह केवल शारीरिक कौशल्य का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एकता, शिस्तबद्धता और सहयोग का भी जीवंत रूप है। सावधान गणदक्ष प्रयोग 1।
गण अर्ध वृत प्रचल। विविध वाद्यों के साथ गणसमता यह दिखाती है कि चाहे हमारी व्यक्तिगत पहचान अलग हो, पर जब हम राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमारी लय और दिशा एक ही होती है। दुर्गावती और रानी झांसी जैसी वीरांगनाओं ने अपने धनुष, शस्त्र और साहस से मातृभूमि की रक्षा की। इंद्रजिनी जंब पर राजवसु अंब पर रावण स अंब पर रघुकुल राज है। बाह पर संगुणती नाह पर जो सहस बाह पर राम जुजराज है। माऊली रहती ससावली गडकोट रावणी शिवशंकर हा मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा गळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा संतांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो। जंब पर राजवसु अंब पर रावण स अंब पर रघुकुल राज है। बारी बाह पर संगुणती नाह पर जो सहस बाह पर राम जुजराज है। माऊली रहती ससावली गडकोट रावणी शिवशंकर हा मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा गळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा संतांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो। चीता मृग झुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कन्यजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर सैन शिवराज है। यह प्रस्तुति हम सभी में वीरता और त्याग की प्रेरणा जगाती है। नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा की प्रहरी भी है, यह दर्शाता है। इसके बाद प्रस्तुत होगा सांघिक योग। भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, हमारी भाषा, वेशभूषा, परंपराएं भिन्न हों, लेकिन जब हम समिति में आते हैं तो सब एक ही धारा में बहते हैं। सामूहिक योग सेविकाओं में आत्मविश्वास को मजबूत करता है और हमें यह संदेश देता है कि संकट के समय हमें अपनी विविधता भुलाकर एकता के बल पर राष्ट्र की रक्षा करनी है। गणदक्ष योग स्थिति। प्रथम योग चतुर्वारं कुरु।
इस साल राष्ट्रीय सेविका समिति 90वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया गया था कि सभी प्रत्यक्ष में सहभागी की संख्या 90 रहे। हिंदू संस्कृति और स्वदेशी मंत्र के साथ शक्ति पुंज बनी हमारी सेविकाएं मौसी जी से प्रेरणा लेकर विश्व गुरु भारत की ओर बढ़ रही है और इसी भावना को अभिव्यक्त करता भी अब सेविकाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। संगीत गीत एक साथ करना है, जिनकी पहली पंक्ति बोलती हूँ फिर आगे की बातें करना है। हिंदू संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर, हिंदू संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर, चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर, मधुर कलश अमृत के लेकर हमें संचरण करना है। समाज का कटु विष प्राशन कर उज्ज्वल पथ पर चलना है। बहुत सो चुके अब जगना है, शक्ति पुंज बनकर, हिंदू संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर, चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर। हिंदू नहीं है जाति पंथ या वैश्विक धर्म हमारा, सुविचारों की अखंड पावन बहती गंगा धारा। विश्व गुरु बन पुनः दिशा दे समरसता के बल पर, हिंदू संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर, चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर, नारी का वह तेज प्रकट हो, नहीं जाल में फंसना है। गहन गर्त में जाता मानव धर्म हमें ही रखना है। भाव स्वदेशी जगे हृदय में महामंत्र बनकर, हिंदू
संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर युगों युगों की तपसाधना यश पथ नव दिखलाए, हर मानव के अंतर मन में निर्मल तेज जगाए। मौसी जी नित साथ हमारे प्रेरक शक्ति बनकर हिंदू संस्कृति हिंदू मंत्र की विजय पताका लेकर चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर चलो जगाए विश्व शक्ति को संगठित होकर। अभी उपस्थित मान्यवरों का स्वागत एवं परिचय संपन्न होगा। आज इस विजयादशमी उत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है माननीय केमिशा जी सोनी। यह नामांकित चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने 1998 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। लेखा परीक्षा और कराधान सेवाओं में 29 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ केमिशा जी जीडीके एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रबंध भागीदार के रूप में कार्यरत है। आपको लेखा परीक्षा, वैधानिक कर, सूचना प्रणाली, लेखा परीक्षा और फॉरेंसिक जांच के क्षेत्र का प्रदीर्घ अनुभव है। प्रमाणित सूचना तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्यभार भी आपने संभाले हैं। दैनिक भास्कर का ल्यूमिनरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया पत्रकार लेखक मंच का प्रतिभा खोज सम्मान, देवी अहिल्या नारी गौरव अलंकरण पुरस्कार, इन विशेष पुरस्कारों से अलंकृत केमिशा जी 75 वर्षों से मध्य क्षेत्र से केंद्रीय परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। आप वर्ष 2010-11 में ICAI के मध्य क्षेत्र की पहली महिला अध्यक्ष और वर्ष 2008-9 में ICAI की इंदौर शाखा की पहली महिला अध्यक्ष थी। आप ICAI के अध्ययन बोर्ड की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। माननीय केमिशा जी का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव व्यापक है और आप काफ़ी यात्राएं कर चुकी है। 2017-18 में आपने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स में इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स में पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य किया है और IESBA न्यूयॉर्क में तकनीकी सलाहकार के पद पर भी आप रही है। केमिशा जी को XBRL इंटरनेशनल की सदस्यता विकास समिति में भी नामांकित किया गया है। उपरोक्त भूमिकाओं में व्यावसायिक नैतिकता, XBRL और सरकारी लेखांकन के प्रासंगिक क्षेत्रों के नियामक विषयों में प्रावीण्य आवश्यक है। केमिशा जी नावीन्यपूर्ण प्रयोगों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। महिला CA कर्मियों के लिए फ्लेक्सी प्लेसमेंट उपक्रम का विशेष श्रेय आपको ही जाता है। आप उत्तम मार्गदर्शक एवं व्याख्याता भी हैं। आपके अभ्यासपूर्ण व्याख्यानों से कई छात्र लाभान्वित हुए हैं। ऐसी बहुआयामी अभ्यासक कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट आज प्रमुख अतिथि है, यह हमारे लिए विशेष गौरव की बात है। वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांताक्का आपका स्वागत करेंगे।
प्रांत सह कार्यवाहिका तथा प्रांत कार्यवाहिका दायित्व आपने निभाया। 1990 से 1996 तक दक्षिणांचल कार्यवाहिका तथा 1997 से 2003 तक अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका दायित्व आपके तरफ रहा। 2003 से 2012 तक आपने प्रमुख कार्यवाहिका का दायित्व निभाया। 2012 से आप वंदनीय प्रमुख संचालिका के दायित्व का निर्वहन कर रही है। आपका केंद्र नागपुर है। समिति कार्य हेतु आपका प्रवास विश्व के अनेक देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, गयाना, यूके आदि में हुआ है। मंच पर विराजमान है माननीय अन्नदानम सीता गायत्री जी। आप मूलतः भाग्यनगर से है। आप राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका है। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित है माननीय करुणातई साठे जी। आप 2010 से नागपुर महानगर की कार्यवाहिका है। इन मंचासीन अतिथियों के साथ साथ कुछ अन्य अतिथि भी हमारे मध्य उपस्थित है, जैसे शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर सुरभि भदौरिया। आपने कानपुर के पास गृहनगर में महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल एवं प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस अंतर्गत 12 सीबीएसई स्कूल्स तथा शिक्षा केंद्र शुरू है। आपने व्यावसायिक पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर करुणा अक्षय मालवीय, आप अनुभवी विधि शिक्षा तज्ञ है। एमजीएम विधि महाविद्यालय की आप प्रधानाचार्य रह चुकी है। आपने पीएचडी प्राप्त की है तथा यूजीसी द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप से सम्मानित है। आपके मार्गदर्शन में कई उम्मीदवारों ने पीएचडी प्राप्त की है। श्रीमती अलका सिंह, आप सूर्यदेव लक्ष्मी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ की संस्थापक एवं ट्रस्टी है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान इत्यादि के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा कैंप, जनजागृति जैसे अनेक सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रहती है। माननीय नंदिनी जी देशपांडे, आप 2003 से इसरो अहमदाबाद में कार्यरत है। CPRF मटेरियल फॉर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए आपने पेटेंट प्राप्त किया है। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 में भी आपका योगदान उल्लेखनीय है। लोकमाता इस महानाट्य का लेखन कर आपने लेखिका के रूप में भी अपने आप को सिद्ध किया है। माननीय प्रीति जी पांडे, आप MBA प्रोफेशनल है, किंतु महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक जागरूकता के क्षेत्र में आपका कार्य उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय मुद्दों को सशक्त बनाने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाला आपका प्रभावी वक्तृत्व हम अनेक राष्ट्रीय चैनल पर अनुभव करते हैं। डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जी, साइबर क्राइम एंड टेररिज्म आपके अध्ययन का विषय है तथा साइकोलॉजी में आपने पीएचडी प्राप्त की है। आप लखनऊ हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्यरत है तथा 20 वर्षों से पारिवारिक परामर्श केंद्र का संचालन कर रही है। डॉक्टर निशा जी जोशी, श्रीमद् भगवद गीता का विशेष अध्ययन कर आपने पीएचडी प्राप्त की है। इसी ज्ञान का उपयोग कर लोगों को, युवाओं को सक्षम, सुखी बनाने में मार्गदर्शन आप करती रहती है। इंदौर के अनेक संस्थाओं में आपका योग एवं आध्यात्मिक निर्देशन चल रहा है। डॉक्टर विनीता कोठारी जी, आप LTMMC एंड साइन हॉस्पिटल मुंबई में प्राध्यापिका रही है। रोग निदान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके करकमलों द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य शासन द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया है। श्रीमती विजया जी जैन, आप वर्तमान में अग्निमित्र कंपनी की डायरेक्टर है, जो कि 1500 से अधिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थानों को बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सेवाएं प्रदान कर रही है। आप अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ की अध्यक्षा है तथा अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर दीपाली जी गोड़घाटे,
आप डॉक्टर, उद्योजक तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। दीपिशा फाउंडेशन, दीपिशा कैंसर सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्मार्ट केयर डायग्नोस्टिक सेंटर की आप संस्थापिका है तथा अध्यक्ष भी है। रायगढ़, कोल्हापुर और नागपुर में मुफ्त कैंसर जनजागृति मुहिम तथा मुफ्त HPV लसीकरण यह आपके विशेष उपक्रम है। माननीय दैवता पाटिल जी, आप संचार रणनीतिकार, शिक्षिका, फिल्म निर्माता, टेडेक्स वक्ता, लैंगिक अधिकार कार्यकर्ता है। अनेक विज्ञापन तथा 2 मराठी फीचर फिल्मों का निर्माण आपने किया है। DHUP फाउंडेशन की सह संस्थापिका भी है। वुमेन्स इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सूचना एवं प्रसारण परिषद की महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षा भी है। माननीय क्रीमाजी नायक, अध्यात्म और योग में विशेष रुचि रखने वाली आप एक यशस्वी उद्योजिका है। सनरूट बोटेनिकल्स और प्रोनेट की संस्थापिका है। 100% महिला संचालित कंपनी का नेतृत्व आप कर रही है। आप लियो क्लब महसाना की अध्यक्षा है तथा नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की सीनेट सदस्य रही है। श्रीमती सुवर्णा जी खंडेलवाल जोशी, आप पेशे से वकील हैं। आप नागपुर क्षेत्र की जॉइंट चैरिटी कमिश्नर है। आपने CBI के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में सितंबर 2010 से अक्टूबर 2014 तक सेवाएं दी है। 65 आदिवासी दंपति का सामूहिक विवाह आयोजन में आपकी अहम भूमिका रही है। माननीय सुजाता सापोरकर जी, आप मुंबई की सुप्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट है। वैज्ञानिक क्षेत्र संबंधित प्रमाणित उत्पादन आपकी विशेषता है। आपके फैक्ट्री से चांद्रयान के कुछ पार्ट्स भेजे गए हैं। माननीय कविता गुप्ता, आप सेवा भारती मातृछाया में सेवा करती है। स्वर्गीय साथी महेंद्र गुप्ता जी केशव सहकारी बैंक में निदेशक थे। बाल्यावस्था से संघ के विचारों से प्रभावित श्रीमान महेंद्र जी ने मृत्युपरांत देहदान किया है। यहाँ उपस्थित आप सभी का इस विजयादशमी उत्सव में स्वागत है। इन सभी अतिथियों के साथ साथ हमारे बीच नागपुर के कुछ गणमान्य व्यक्तित्व भी उपस्थित है। उनका उल्लेख मैं अभी यहाँ करती हूँ। माननीय अनुसया जी भोसले, माननीय स्मृति जी अग्रवाल, माननीय राजेंद्र जी पुरोहित तथा माननीय अंजलि पुरोहित जी, इनका भी यहाँ उपस्थिति है। अभी मैं माननीय महानगर कार्यवाहिका करुणा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्रास्ताविक भाषण तथा ऋण निर्देश व्यक्त करें। परम पवित्र भगवा ध्वज, देवी अष्टभुजा, वंदनीय मौसी जी, वंदनीय ताई जी की स्मृति को विनम्र अभिवादन। मंच पर आसीन आज की प्रमुख अतिथि माननीय क्रीमिशा सोनी जी, वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांताक्का जी, अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका माननीय सीता दीदी तथा उपस्थित आदरणीय विशेष अतिथिगण, सभी माननीय अधिकारी तथा आत्मीय बंधुवर्ग, मातृशक्ति, आप सभी का इस विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार। विजयादशमी का प्रेरणादायी पर्व हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देता है। यह आसुरी शक्ति पर दैवी शक्तियों का विजय दिवस भारत के व्यक्ति में अनादि काल से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करने की इच्छा के कारण भारतीय समाज कभी भी पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ। परकीयों के अनेक आक्रमण के बाद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। वर्तमान में भी यह दिवस अपनी विजिगीषु प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। समिति के 5 उत्सवों में से विजयादशमी एक उत्सव है। समाज में आत्मीयता, एक रसता, एकात्मता, समरसता का निर्माण तथा राष्ट्र को सुदृढ़ करने का कार्य उत्सव के माध्यम से सहज हो जाता है।
विजयादशमी के दिन राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। राष्ट्र सेविका समिति यह हिंदू महिलाओं का संगठन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी महिलाएं अपने मातृत्व तथा मनशक्ति को उपयोग करके आत्मविस्मृत समाज में चैतन्य, विजय की आकांक्षा तथा दैवी गुणों का निर्माण कर सकती है। वंदनीय मौसी जी के विचार से हम शक्ति को दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं। प्रत्येक स्त्री उस शक्ति का अंश है। इस विचार से भारतीय संस्कृति प्रवाहित हुई है। इसी शक्ति को जागरूक और संगठित करके समाज में निर्माण होने वाली समस्या तथा चुनौतियों का सामना करते हुए समाज जीवन सामान्य बना रहे, यह कार्य राष्ट्र सेविका समिति में गत 89 वर्षों से प्रकल्प तथा शाखा के माध्यम से हो रहा है। मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से समाज विकसित हो, स्वराष्ट्र भाव जागृत हो और स्वधर्म और स्वसंस्कृति की सुरक्षा के लिए सचेत हो, यह जागृति का काम निरंतरता से चल रहा है। समाज में कर्तव्य बोध हो, जागृति हो। इस विजयादशमी के दिन हम सभी को आने वाली चुनौतियां तथा समस्या का सामना करने हेतु जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग उद्बोधन हमें प्रेरणादायी रहेगा। आपकी उपस्थिति के लिए मैं राष्ट्र सेविका समिति की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। व्यस्त होते हुए भी हमारे आयोजन को उपस्थिति की गरिमा प्रदान की ऐसे सभी विशेष अतिथि, आमंत्रित मान्यवर और अन्य संगठन के माननीय अधिकारी, आप सभी की मैं आभारी हूँ। सभी सुविधाओं को सौंपते हुए यह कार्यक्रम स्थान हमें उपलब्ध कराया डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रसिद्धि के प्रचार प्रसार माध्यम हम ऋणी हैं। बैठक व्यवस्था, ध्वनिक्षेपक, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तथा नीचे हॉल में LED स्क्रीन, इन सभी सुविधाओं के लिए नंदू घारे, केशवानंद, तेजस अंधारे तथा संजय आंबेकर आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता का भाग है, ऐसे श्रोताओं के ऋण में रहना पसंद करूंगी। परोक्ष अपरोक्ष जिनकी सहायता से यह कार्यक्रम यशस्वी हो रहा है, ऐसे सभी को धन्यवाद। जिन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति की आधारशिला रखी, उन्हें नमन और वंदन करते हुए अपना उद्बोधन शुरू करते हैं। प्रथम संकलन राष्ट्रीय सेविका समिति वंदनीय शांता सही, आदरणीय सीता जी, आदरणीय उपस्थित प्रभुजन और नारी शक्ति को शतकोटि नमन। सर्वप्रथम विजयादशमी उत्सव में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्र सेविका समिति का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे ये प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनाया। इस राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से हम लोग करते ही साक्षी बने हैं जिसमें यहाँ पर एक्टिविटी होती है। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगी जो विभिन्न स्थानों से अपने अपने क्षेत्र से कुछ अलग और सफलता पाने वाली सफल महिलाओं का यहाँ पर समागम हुआ है। परिचय तो सभी ने दिया है, पर मैं सेविका समिति ने जो सेतु का काम किया है, यहाँ पर सभी हीरे को तराश कर हम सबसे मिलाने का, तो उसके लिए भी सेविका समिति का बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी, हो सकता है कि मेरे शब्दों में अभी पूरा हिंदी या इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स रहेगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ
क्योंकि जैसा आपने परिचय में पढ़ा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो काफ़ी टेक्निकल और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और इंडिया के बाहर हमेशा उद्बोधन दिया है, तो हो सकता है, पर ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूर्णतः हिंदी में उद्बोधन रखूँ अपना। और आगे के उद्बोधन के पहले मैं नागपुर में जब यहाँ पर पहुँची और मेरे सारथी रही है नागपुर यात्रा की, कल्पना दीदी का भी धन्यवाद है कि वो 2 दिन से मेरे सारथी के रूप में मैं बोलूँगी कि साथ में रही है। और जैसा कि मेरा परिचय दिया, मैं 3 क्षेत्रों में आप लोगों से थोड़ा सा उद्बोधन में देना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी मुझे यहाँ समिति और नागपुर विभाग का भी बताया सब एक्टिविटी, तो इतनी सारी गृहिणियाँ हैं, तो जो हमारे देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और उसको आगे पहुंचाने के लिए महिलाओं का क्या योगदान है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। दूसरा, जो अभी हमारी सरकार है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, नीति है, जहाँ हमें क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, क्योंकि हमें उद्योग, लघु उद्योग वगैरह सब में क्या क्या देते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी और ख़ास जानकारी दूंगी जो महिलाओं के लिए, क्योंकि मैंने पूरे कहना चाहिए कि विश्व में भ्रमण किया है और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें कि 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसमें 30% महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 45% जो है वो सीए स्टूडेंट का रोल है। पर मैं ये बात कहूँगी कि जो राष्ट्र सेविका समिति है उसमें सेविकाएं 3 लाख है, महिला 3 लाख है। ऐसा कोई संगठन नहीं है, क्योंकि मैं सभी जगह ग्लोबल भी जाती हूँ, वैश्विक में भी ऐसा इतना बड़ा सशक्त जो समिति बनी है वो कहीं भी नहीं देखी है। मैं आपको जो भारत के विकास की कहानी है कि आज से 10 वर्ष पूर्व हम कहाँ पर थे और 10 वर्ष के बाद और अगले 10 वर्ष में हम कहाँ रहेंगे, उसका मैं थोड़ा सा इसलिए साझा करना चाहूँगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से होने के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विश्व में हम कहाँ और कैसे पहुँच रहे हैं और महिला उसमें कैसे योगदान करेगी, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही थी। तो जो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड है न्यूयॉर्क के, 6 साल तक मैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में सेवाएं दिए। हर क्वार्टर 6 साल तक मुझे न्यूयॉर्क जाना रहता था। तो जो 1916 से लेके 21-22 तक में मैं वहाँ पर थी, हर क्वार्टर में जब पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग से लेके बोले अच्छा आप भारत से हैं, ठीक है बैठिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हम लोग की एक अलग पहचान चालू हो गई। अरे आप इंडिया से है, मतलब ये चालू हुआ, आप इधर बैठते थे अब आप आगे बैठने लग गए। तो कैसे? क्योंकि हम डिजिटल में भी सबसे आगे हैं, एआई में आगे है, फॉरेंसिक जो एक स्टैंडर्ड होते हैं वो इंडिया पहला है जिसने बनाए हैं, और भी काफ़ी क्षेत्र थे जिसमें हम लीडिंग रोल प्ले करना चालू किया था। तो इस तरीके से यूएस में भी इंडिया का जो एक रिकॉग्निशन होने लग गया था, उससे समझ आता था कि हमारे भारत में आंतरिक क्या डेवलपमेंट और विकास चल रहा है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, सार्क कंट्री बोलते हैं, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण की जो कमेटी है उसकी 3 साल लीडरशिप कमेटी की चेयरपर्सन थी। और साउथ एशियन में हम लोग जो भारत में महिलाएं कितनी सक्षम है, क्योंकि जो बाकी राष्ट्र है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी जगह ऐसे आश्चर्य से ये होता था कि आपके यहाँ की महिलाएं जितनी लीडरशिप पोजीशन में है, साथ ही जितना वर्किंग में है, साथ में सहभागिता है, उसमें कहीं भी जो भारत है उसका जो लेवल है वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि भाई आप लीड कर रहे हो। मतलब दक्षिण एशिया में हम सर्वोपरि है और हम डेवलप से डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। काउंसिल मेंबर जो हम इंस्टीट्यूट के हैं, मेरा परिचय दिया है, पर जो हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री, कंपनी अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गठन होता है। उसमें 32 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 8 गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। 3 वर्ष ऐसे थे कि 40 लोगों में मैं एक अकेली महिला थी जो हमारी पूरी महिला शक्ति को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि हम एक ग्राउंड लेवल, ज़मीनी स्तर से लेके
जो हमारा लीडरशिप का रोल होता है, वहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, मुझे इतनी गृहिणी को देखने के बाद मेरा सपना ये हो गया है कि हमारे में से धीरे धीरे हम वहाँ तक ज़रूर हमारे में से पहुँचेगी। और मैं अपनी एक विज़िट है, मेरा पूरा काउंसिल टर्म 20 साल से मैं सेंट्रल इंडिया और इंस्टीट्यूट का भाग रही हूँ, और फरवरी में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ 21 साल के बाद। और पहली बार मेरी वंदनीय शांता अक्का जी से मुलाकात हुई थी इंदौर में। मैं भी देवी अहिल्या की नगरी से आई हूँ, तो वहाँ मुलाकात में था कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो उनका मुझे ये काफ़ी सहयोग और गाइडेंस मिला कि सेविका समिति में एक बार हमें ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो मेरी आखिरी विज़िट थी वो पाकिस्तान की थी, कराची और लाहौर की, जनवरी में। तो जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे लगा कि जब पाकिस्तान गई थी, या मैं कोई भी देश में, दुबई, अबू धाबी, जहाँ भी जाती हूँ, और हो सकता है आप लोग भी घूमने जाते हैं, मैंने वहाँ जाके सबसे पहले जो हमारे लोकल रहते हैं या जो होस्ट रहते हैं उनसे पूछा कि यहाँ पे मंदिर कहाँ पर है, मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं। तो वहाँ पर जब हमारा विभाजन हुआ था और अभी में हिंदू काफ़ी कम हो गए हैं, तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई मंदिर कौन ले जाएगा इनको, जबकि वहाँ पे कराची पोर्ट पे बहुत सुंदर महादेव का मंदिर था, माता जी का मंदिर था, हमारी शक्तिपीठ एक हिंगलाज देवी है, वो मंदिर वहाँ पर है। मैंने उनको इच्छा व्यक्त की कि मैं ज़रूर दर्शन करना चाहूँगी। मैं वहाँ दर्शन करने गई, साथ में पहले कोई तैयार नहीं था, पर जितने भी प्रतिनिधि आए थे बारी बारी से वो सभी वहाँ पे मंदिर गए, दर्शन किया। और जो वहाँ पर केयर टेकर होता है उन्हें ये बोला कि ऐसा इतनी बार जो प्रतिनिधि मंडल या कोई आता है तो बहुत ही कम वहाँ पे दर्शन करने की सोचता भी है। तो मैं आप सबसे ये कि हम हमारे हिंदू धर्म और हमारे हिंदुत्व को हम कहीं भी जाएं तो एक ये ज़रूर सेगमेंट करें कि हाँ, हमें वहाँ जाके दर्शन करना है या वहाँ पे जाके मिलना है हमारे हिंदू लोगों से। और यहाँ ये सब बताने का मेरा एक तात्पर्य ये था कि आज मैं आपको आर्थिक शक्ति के बारे में ही जानकारी देना चाह रही थी। आप सभी को मालूम होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए अभी हम चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएस है, फिर चाइना है, जर्मनी है, भारत और जापान $4.19 ट्रिलियन पे है। पॉइंट में अंतर है जिसमें थोड़ा सा भारत ऊपर है, तो चौथे नंबर पे है। तो भारत को विश्व गुरु की तरफ यदि जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन रोल प्ले करेगा, वो है महिला शक्ति। क्योंकि जैसा कि राष्ट्र सेविका समिति का ध्येय सूत्र है, स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। तो महिला यदि सक्षम, शिक्षित, शक्तिशाली, स्वावलंबी को बनना होगा, तब जाके हम वो जीडीपी जो बोलते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं महिला योगदान की। आज भारत में 40% महिलाओं वर्क फोर्स है, विमेन वर्क फोर्स है। तो ये 40% में भी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है वो 40% नहीं है, क्योंकि यदि खेतों में काम करते हैं, लेबर में करते हैं, कई गृहिणियाँ अपने घर से भी करती है, तो बहुत सारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं है। तो उसको यदि हम काउंट करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं कि पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, देश के विकास में हमारी भागीदारिता बराबर होने के लिए यदि हम सपना देखते हैं तो भारत को विकसित बनने में कोई नहीं रोक सकता, विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। और मैं सेविका समिति के माध्यम से इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो हमारे 3 आइडियोलॉजी है, मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, तो ये 3 ही अपने आप में पूरा समागम है कि जो देश सिर्फ हमारे भारत नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई ही नहीं रोक सकता है। स्पेसिफिकली जो हम कर्तृत्व की बात करते हैं और देवी अहिल्या की भी बात करते हैं, जीजाबाई की बात करते हैं, आप पूरे सिस्टम को सपोर्ट सिस्टम से लेके आगे तक बढ़ने के लिए यही 3 सिद्धांत है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो 50% हमारी विमेन की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं देश के विकास में भागीदार पूरी तरीके से बनना चाहिए। यहाँ पर वंदनीय मौसी जी का एक एड्रेस मैंने कहीं पे देखा था कि जो मुंबई में 1953 में 53 में दिया था, जिसमें उनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट व्यक्तित्व दिया था कि जो महिला है वो सारथी है और जो पुरुष है वो रथी है।
तो इसका मतलब उस समय उनका ये विज़न था कि आप और हम 50% की भागीदारिता रखनी है हमको। सेविका समिति का भी ये एक सपना है। और कुछ क्षेत्र जो मैं भारत जिसमें बहुत आगे है, उसमें मैं ये कह सकती हूँ IT है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है। हम लोग स्वदेशी सामान, गुड्स और सबकी बात करते हैं। मेरे साथ जो मुख्य अतिथि के मतलब और अतिथि सब आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्र में आगे है। तो यदि हम भारत को कहीं ना कहीं IPO, BPO सर्विसेज की बात करते हैं तो वो तो GDP में कंट्रीब्यूट करती है, पर आज भी यदि हम वस्तुओं और गुड्स की सामान की बात करते हैं, उसके एक्सपोर्ट में GDP में अभी भी वो कंट्रीब्यूशन कम है। कल भी हम वहाँ शक्तिपीठ और सब जगह वहाँ पे बताया कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर है और वो सबको डेवलप करने के लिए आप महिलाएं बहुत उसमें योगदान देती है। तो और दुनिया में जैसे ये छोटे छोटे लघु मध्यम उद्योग के द्वारा है और भी किसी तरीके से आप सर्विसेज देती है, उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। एक और एरिया है जिसमें भारत आगे है, वो है फार्मेसी। उसमें जेनेरिक दवाई और API सबसे बड़ी मात्रा में भारत निर्यात करता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लीडिंग में नहीं है, पर अभी आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आप ये भी बिजनेस जो नए नए मोदी जी भी कई बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई इन बिजनेस में आप अपना लघु उद्योग भी खोल सकते हैं, या आपको सरकारी भी बहुत सारी उसमें स्कीम है, तो उसमें भी आप भविष्य में इसकी तरफ जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो ताकत मैं भारत की मानती हूँ वो है कि इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, क्योंकि पॉपुलेशन में यदि हम दूसरे नंबर पे है तो कहीं भी उपभोक्ता बाजार, यदि आप भी कुछ प्रोडक्शन या एंटरप्रेनर उद्योग छोटा मोटा व्यवसाय चालू करते हैं तो न केवल हमारे भारत की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ आपका हो जाएगा, खप जाएगा, और विदेश में भी आप उसको निर्यात कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगी आपके साथ सरकारी नीतियों की, योजनाओं की जो ज़मीनी स्तर पर नहीं होती है। हमारी सेविका समिति के माध्यम से विभागों से हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम की भाई कौन कौन सी ऐसी फंड मिलता है, सुविधा मिलती है, सरकार के बैंक की तरफ से फंडिंग होती है, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, उसका हमको क्या क्या ब्याज भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की योजनाओं में है। स्टार्टअप के लिए सरकार बहुत सारी फंडिंग देती है, टैक्स में एग्जम्पशन देती है। तो इस तरीके से यदि हम अपने कहीं भी बिजनेस सेटअप करने का विचार करते हैं तो इस साइड भी ज़रूर हमको देखना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया, स्वदेशी एक वो शब्द है कि जो अगले 2 साल तक मुझे लगता है कि हमको इस पे सरकार भी फोकस कर रही है और हमको भी इस पे करना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हमारा भारत देश युवाओं का देश कहलाता है। सबसे ज़्यादा यंग बोलते हैं कि एज वाइज देखेंगे तो उसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी शामिल है। तो एक ये आपसे मेरे को बात करनी थी, और एक है सरकारी क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बारे में कि सरकारी अकाउंटिंग में 3 साल तक, मेरे साथ कार्ड में आपने नाम डाला था, शॉर्ट फॉर्म था, मैं अध्यक्ष थी कमिटी ऑन पब्लिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वाइस चेयरपर्सन थी कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो महिलाएं एज अ इन्वेस्टर भी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करती है। आज भी कैपिटल मार्केट में महिलाओं का इतना योगदान नहीं है, तो वो भी छोटी छोटी आपकी बचत से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और साथ में जो पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसके लिए हमने और ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमने मिलके एक पंचायत और एक म्यूनिसिपल के लिए अकाउंटेंट का कोर्स बनाया। उस अकाउंटेंट कोर्स को कोई भी जो BCom है, 12th पास है, वो कर सकता है और पंचायत की अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी दे सकता है। वो सिर्फ 3 महीने का कोर्स है जो सरकार द्वारा बनाया गया है, और 50 से 60 हज़ार रुपये महीना उसमें वो लोगों का प्रावधान है देने का। और नौकरी नहीं है ये, मतलब मैं महिलाओं के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये नौकरी वाला नहीं है। आपको वो जो CAG और CA इंस्टीट्यूट ने मिल के ये हमने कोर्स बनाया है, उसको सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें गवर्नमेंट की लेखा बही क्या होती है वो सिखाया जाता है, टैली क्या है वो सिखाया जाता है। क्योंकि वस्तुओं के अलावा सेवाओं का भी केवल भारत में नहीं, आप नागपुर में बैठ के भी पूरे ग्लोबल में आपकी सेवाएं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल आपने नाम सुना होगा, गिफ्ट सिटी है या ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स होते हैं, GCC बोलते हैं। मतलब हम यहाँ बैठकर
पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसके लिए बहुत हायर एजुकेशन की, आपको बहुत डिग्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अकाउंटिंग थोड़ा सीखा है तो आप अमेरिका की अकाउंटिंग को भी आप बिजनेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो कुछ नए नए ऐसे क्षेत्र है। इसके समिति के माध्यम से मेरा था कि आज मैं यहाँ हूँ तो आपसे बिल्कुल इस बारे में चर्चा करना चाहूँगी। और जो यदि आप ये कोर्स पास भी करते हैं तो आप MSME, GST इनके भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत छोटी जगह से भी आप ये सेवाएं दे सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब मैं पुनः राष्ट्र सेविका समिति की राष्ट्र प्रथम की भावनाओं के साथ कहना चाहूँगी कि हम सभी कल से प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं श्री शक्तिपीठ, महिला कला निकेतन, अहिल्या मंदिर, संघ कार्यालय और सबसे जो हमारे रोंगटे खड़े करे थे वो पथ संचलन, उनके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं हमारी सब प्रोफेशनल लाइफ में, ये मेरी कहानी नहीं है, सभी की है, इसलिए मैं कहना चाह रही थी, हम सभी कहीं 20 साल से खो गए थे। उसमें आप लोगों ने हमको उठा के ये बताया है कि देश और राष्ट्र के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। ये जो भी हमारी जागरूकता लाया है वो हमारे कल और आज के आपके ये मतलब साक्षी बनने के बाद ही हमें ये सब लगा। और साथ में एक स्पेशली मैंने कहीं पर पढ़ा था हमारी राष्ट्र सेविका समिति के लिए, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन बाय द वुमन, ऑफ द वुमन एंड फॉर द नेशन विच टॉक्स अबाउट इट्स ड्यूटी फर्स्ट एंड देयर राइट्स लेटर। सिर्फ यही ऐसा संगठन है जो महिलाओं का है, महिला के द्वारा संचालित किया जाता है और जो राष्ट्र के लिए है और साथ में कर्तव्य की बात पहले करता है। तो जो संस्कारों की, सामाजिकता की और हमारे अपने जो संस्कार है उसके बारे में वो प्रथम सीढ़ी होती है। आज मैं आपका जितना भी उद्बोधन दिया है, मैं प्रथम सीढ़ी, तो मुझे ये विश्वास है क्योंकि मैं सेविका समिति के यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये सीढ़ी तो आप सब ने बहुत ही पार कर दी है। तो अब मैं आप सबका योगदान चाहती हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में हो, जिससे हमारा भारत विश्व गुरु बने और पूरे जो जितने भी हमारे US, जापान और जिससे हम पीछे हैं, चाइना, US। अच्छा, चाइना और US से हम क्यों पीछे, उसका एक रीज़न है कि वहाँ का महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है वर्क फोर्स में। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सभी जिस लेवल पे यदि करना चाहें तो कभी भी कोई भी यदि ऐसा लगता है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है कोई भी बिजनेस के लिए, एंटरप्रेनर के लिए, और साथ में सेविका समिति से भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे पूरे भारत में CA की भी ब्रांचेस हैं, उनकी कंप्यूटर लैब है, तो वो भी आप जैसे सेवा लेना चाहें तो वो भी मैं बोलूँगी कि जितनी महिलाएं उसको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पे भी ज़रूर देखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे मध्य उपस्थित है माननीय मीराताई खड़गकार जी। हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमंत राणी साहेबा यशोधरा राजे मुधोजी भोंसले। अब वैयक्तिक गीत प्रस्तुत होगा। तत्पश्चात वंदनीय प्रमुख संचालिका शांता जी का प्रेरणादायी उद्बोधन। हे मातृभूमि वंदना, हे जन्मभूमि वंदना, हे मातृभूमि वंदना, हे जन्मभूमि वंदना। तूने दिया ये जीवन, तुझको करे समर्पण, तुझको करे समर्पण। हे मातृभूमि वंदना, प्राची के अरुण ज्योति निकली प्रथम यहाँ पर, वीरों की अमर वाणी गूंजे प्रथम यहाँ पर। मानव ने प्रेम करुणा सीखी प्रथम यहाँ पर। हे ज्ञान भूमि वंदना, हे प्रेम भूमि वंदना।
तुझको करे समर्पण, तुझको करे समर्पण। हे मातृभूमि वंदना, जब आसुरी प्रवृत्ति होती धरा पर भारी, तेरा एकात्म दर्शन समझे मनुजता सारी। वसुधैव हित का चिंतन है श्रेष्ठता तुम्हारी। हे विश्व मोर वंदना, हे जगत वंद्य वंदना। तूने दिया ये जीवन, तुझको करे समर्पण, तुझको करे समर्पण। हे मातृभूमि वंदना, हम कोटि कोटि तेरे वात्सल्य के ऋणी है। तेरे परम वैभव के संकल्प में बंधी है। तेरा उत्कर्ष होवे यही साधना हमारी। हे कर्म भूमि वंदना, हे धर्म भूमि वंदना। तूने दिया ये जीवन, तुझको करे समर्पण, तुझको करे समर्पण। हे मातृभूमि वंदना, हे जन्मभूमि वंदना। हे मातृभूमि वंदना, हे जन्मभूमि वंदना। तूने दिया ये जीवन, तुझको करे समर्पण, तुझको करे समर्पण। हे मातृभूमि वंदना, हे मातृभूमि वंदना। हे मातृभूमि वंदना। थैंक यू। परम पवित्र भगवाध्वज, पूज्य भारत माता का चरणों पर मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय केमिशा जी, माननीय प्रमुख कार्यवाहक आत्मीय अन्नदानम सीता जी, नागपुर विभाग कार्यवाहिका आत्मीय करुणाताई, अन्य विशेष आमंत्रित बहनों तथा आदरणीय भाइयों और बहनों, परम पूजनीय डॉक्टर जी तथा परम पूजनीय गुरु जी के पवित्र स्मृति परिसर में हम विजयदशमी उत्सव के लिए एकत्रित आए हैं। विजयदशमी माने हम सब जानते ही है, आसुरी प्रवृत्ति तथा समाज घातक शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्ति। इसके कारण राष्ट्र में सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। इसलिए संगठित तथा चारित्र संपन्न सज्जन व्यक्तित्व से युक्त लोगों का भव्य भारत के निर्माण के दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में हुई। इस विजयदशमी और दिनांक के अनुसार कल ही हो गया, तिथि के अनुसार इस विजयदशमी में 100 साल पूर्ण होगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना
जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। MBBS डॉक्टर होने के बाद भी स्वयं के लिए पैसा कमाने का विचार न करते हुए राष्ट्र की बीमारी का सही इलाज करने वाला एक युग पुरुष परम पूज्य डॉक्टर केशवराव हेगडेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना। भारत के स्वातंत्र संघर्ष में उस समय प्रचलित अन्य धाराओं माने क्रांतिकारी, कांग्रेस, समाज सुधारक आंदोलन में उन्होंने स्वयं भाग लिया, उसका अनुभव लिया। ऐसे आंदोलन का कुछ आंदोलन के नेतृत्व भी उन्होंने किया था। अनुभव लेने के बाद उनको मन को समाधान नहीं हुआ। उन्होंने इस राष्ट्र के, इस परतंत्र के मूल कारण क्या है, इसको ढूंढना चाहते थे। उसके अध्ययन के कारण, उस संदर्भ के अध्ययन के कारण उनके मन में इसके लिए 3 कारण है, ऐसा महसूस हुआ। एक है आत्मविश्रुत समाज, दूसरा है आत्म केंद्रित व्यक्ति, और तीसरा है सामूहिक अनुशासन का अभाव। हम सब जानते ही है इस 3 कारणों के, प्रमुख रूप से इस 3 कारणों के लिए हम अपना राष्ट्र परतंत्र प्राप्त किया था। इसलिए उन्होंने, परम पूज्य डॉक्टर जी ने इस बीमारी दूर करने के लिए, इसका सही इलाज करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। तो इसके लिए मैंने इस बीमारी, राष्ट्र के इस बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने एक अभिनव तथा अद्वितीय कार्य पद्धति का निर्माण किया। वो कार्य पद्धति हम सब जानते ही है, 1 घंटा की नियमित शाखा। तो इस माध्यम से आज लाखों का संख्या में स्वयंसेवकों का निर्माण हो रहा है। प्रतिनित्य संस्कार के कारण स्वयंसेवक श्रद्धा निष्ठा से इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते। ऐसे स्वयंसेवकों का माध्यम से लाखों का संख्या में शाखा पूरा भारत के कोने कोने में हो रहा है, और ऐसे 1.5 लाख को अधिक सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पूरा देश भर में हो रहा है। इसमें कुछ नित्य कार्य है, सेवा कार्य है, ऐसे ही नैमित्तिक कार्य भी होता है। हम सब जानते ही है, कभी भी प्रकृति विकोप होने से तथा तो ऐसे सेवा कार्य में अपने स्वयंसेवक लग जाते हैं। ऐसे देखने से 1947 से मैंने उस समय का युद्ध में तो अपने स्वयंसेवकों ने अपना योगदान किया। उस समय अपना प्राण के बारे में भी न सोचते हुए उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया था। ऐसे हर बार तो अपना, कभी कभी अपना पाकिस्तान के विरोध में, चीन के विरोध में अपना युद्ध हुआ, उस सब संदर्भ में भी अपना स्वयंसेवक अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, हम सब जानते ही हैं प्रकृति विकोप में तो अभी भी बाढ़ हुआ जम्मू में, उत्तराखंड में, तुरंत अपने स्वयंसेवक उधरते। कोई भी रेल का दुर्घटना हुआ, कोई भी हो, ऐसे अपने समाज संकट में है तो तुरंत अपना स्वयंसेवक कटिबद्ध होकर वहां जाते हैं। ऐसे लाखों का संख्या में अपने स्वयंसेवक है। ये सब स्वयंसेवक अन्य क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ का
ऐसे उत्तम प्रशिक्षण के कारण तो अपना स्वयंसेवक कौन सा भी क्षेत्र में जाने से वो अग्रेसर बन जाते हैं और वो कार्य क्षेत्र अग्रेसर हो जाता है। ऐसे पूरे भारत में ऐसा विविध क्षेत्र में अपना स्वयंसेवक कार्य करता है और पूरा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। इसके कारण आज देखते हैं हम अपना भारत विश्व के सामने सम्माननीय स्थान में है। तो आज ने जन्म शताब्दी वर्ष में हम देखते हैं पूरा विश्व में संघ कार्य का प्रभाव हो रहा है। वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर माने राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका, वो भी बचपन से उनमें राष्ट्रभक्ति था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने महिलाओं के बारे में सोचते थे। माने तो राष्ट्र में 50% महिलाएं हैं, फिर भी महिलाएं तो देशभक्ति भी मेरी जिम्मेदारी ऐसा ना सोचते हुए कार्य कर रहे हैं। तो केवल पुरुषों का जिम्मेदारी नहीं है, महिलाओं का भी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र का सेवा। इस दृष्टि से हमेशा वो सोचती थी इसके बारे में कैसा विचार करना। तो उस समय परम पूजनीय डॉक्टर जी के एक अनोखी कार्य पद्धति से वो प्रभावित हो गई। तो ऐसे ही प्रशिक्षण महिलाओं को भी मिलना, तब वो ठीक तरह से समाज के हित दृष्टि से अपना योगदान दे सकती है, ऐसा उनके मन में विश्वास निर्माण हुआ। इसके कारण वो परम पूजनीय डॉक्टर जी के साथ संवाद के माध्यम से राष्ट्र सेविका समिति 1936 में भारत में प्रारंभ हुआ। तो अगले 2026 में 90 साल पूरा हो रहे हैं। तो उसी संघ का ध्येय और कार्य पद्धति तो हमने स्वीकार किया है, तो वही कार्य पद्धति और ध्येय को हम उपयोग करते हैं। परंतु राष्ट्र सेविका समिति एक स्वतंत्र महिला संगठन है। परस्पर पूरकता से हम काम करते हैं और हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग हमको निरंतर मिलते रहते। इसके कारण आज 1 घंटा की शाखा में प्रशिक्षित अपने हर एक सेविका समर्पण भाव से तथा राष्ट्र सर्वोपरि भाव से अपना योगदान समाज में वो दे रही है। राष्ट्र सेविका समिति पूरे भारत में जिलाओं तक पहुंचे हैं और अपना योगदान शाखा तथा सेवा कार्य के माध्यम से समाज के दे रही है। मैंने राष्ट्र सेविका समिति प्रकृति विकोप के समय भी हर बार अपना योगदान देती है। कोरोना के समय भी दिया है। कभी भी मालूम होने से किसी का सूचना को और इंतजार करते नहीं करती है, तुरंत अपना योगदान। हर सेविका ऐसे सोचती है मैं समाज के लिए क्या कर सकती। ऐसा प्रेरणा अपना 1 घंटा की शाखा के माध्यम से मिलता है। तो हर सेविका शाखा के माध्यम से मिलने वाले प्रशिक्षण के कारण समर्पण भाव से तथा राष्ट्र सर्वोपरि भाव से अपना योगदान समाज में दे रही है। राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं के बारे में अवश्य चिंतन करते हैं और अपना चिंतन हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार ही है। अपना संस्कृति में, हिंदू धर्म संस्कृति में हम महिलाओं को कैसे देखते हैं? महिला हो पुरुष हो, दोनों एक तत्व के 2 अंश है। इसलिए हमेशा वो परस्पर पूरक है। और दूसरा, अपना हिंदू चिंतन के अनुसार अपने ऋषि मुनियों ने हमको ज्ञान दिया है। वे है पूरा विश्व में इतना लोग है, वो सब
परस्पर संबंधित है तथा परस्परावलंबी है। इसके कारण कोई भी समस्या हो समाज में सहजता से हम सुलझा सकते हैं। ये विश्वास हिंदू चिंतन में है। यही भारत का जीवन दर्शन है। इस श्रेष्ठ ज्ञान को विश्व का कोने कोने तक पहुंचाना, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से ही हम विभाग रहित समाज का निर्माण कर सकते हैं। जाति मत पंथ क्या है, द्वेष है, भेदभाव है, उसको दूर हम कर सकते इस चिंतन से। मैंने भारत का इस श्रेष्ठ ज्ञान, इसका पुष्टि हमको भगवद गीता के 18 अध्याय के 20वां श्लोक से हमको मिलता है। वो श्लोक है, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञान से हमको सही दिशा मिलता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम सभी को भेदभाव नहीं रखते हुए सबको समभाव से हम देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही सात्विक ज्ञान माने श्रेष्ठ ज्ञान है। सभी को हम समभाव से देखना, हमारे मन में कोई भी भेदभाव नहीं रहना, तो सभी को एक जैसे हमको देखना, अपने मन में किसी के बारे में द्वेष भावना नहीं रहना। तो यही सात्विक ज्ञान है। आगे का उनका उसमें बहुत श्लोक है, हम सब जानते हैं, सात्विक ज्ञान का उदाहरण वो देते रहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान, तो यही भारत का जीवन दर्शन है। मैंने कहा इस ज्ञान को हम सब लोग समझना आवश्यक है। इस हम सब जागरूक नागरिक है, हम सब ऐसे ज्ञान को समझने से इसका उपयोग हम सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में हम कर सकते हैं। इसके कारण ही आज भारत में क्या देख रही है, मैंने जाति के बीच में भेदभाव है, भाषा है, विविध मतपंथ है, तो इस सब के कारण अपने समाज में क्या भेदभाव निर्माण होता है, द्वेष निर्माण होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये नागरिकों का कर्तव्य है। एक जागरूक देशभक्त नागरिक के नाते हम सब इसका कर्तव्य पालन करना आज अपेक्षित है, हम कर सकते हैं। और तो इस दृष्टि से हम सोचने से, अपना श्रेष्ठ हिंदू चिंतन का ज्ञान लेने से हम सब अपना कर्तव्य, यानी महिलाओं का योगदान कैसे हो सकता है, हम सोच सकते हैं। तो राष्ट्र सेविका समिति का विचार भी यही है। हिंदू चिंतन के अनुसार हम सब लोग अपना कर्तव्य को निभाना। तो राष्ट्र सेविका समिति सोचती है तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। हम सब अभी देखा, हमारा विशेष आमंत्रित अपने सब महिलाएं और दूसरा भी इधर बैठे हैं, वो सब लोग अपने अपने विविध क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। सो अलग अलग क्षेत्र में आगे होना बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर करने वाले भी 2 महिलाएं हैं। ऐसे सभी कठिन क्षेत्र में भी तो अपना महिला लोग आज आगे है। तो ऐसे होना आवश्यक है, परंतु उसके पास माने महिलाओं के पास भगवान का एक विशेष युग यानी वरदान है, देवदत्त वरदान है। वो क्या है, माने वही है निर्माण, माने सृष्टि का वरदान है। तो महिलाओं के पास ये विशेष वरदान है, हम श्रेष्ठ संतान का निर्मित कर सकते हैं, श्रेष्ठ संतान को हम जन्म दे सकते हैं।
तो उस श्रेष्ठ संतान को उत्तम संस्कार देते हुए एक समर्पित भाव से, राष्ट्र सर्वोपरि भाव से कार्य करने वाला नागरिकों का निर्माण भी हम कर सकते। ये देवदत्त वरदान है, उसको भूलना नहीं है। आज समाज में हम देखते हैं महिलाएं भी आत्म केंद्रित होकर स्वयं के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते। ये स्वयं के बारे में भी, करियर के बारे में भी सोचना आवश्यक है, फिर भी इसके साथ साथ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य ये निर्माण करने का, सृष्टि करने का, योग्य संस्कारित व्यक्ति का निर्माण करने का ये वरदान को भूलना नहीं है। हमको अपना मातृत्व भाव को कायम रखते हुए सभी क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। इसके लिए करियर, ऐसा कुछ करियर को भी कुछ बाधक नहीं होता है, ये समझना आवश्यक है। उसके लिए एक उदाहरण मैं देती हूँ। हम सब जानते ही है इंदिरा नोई, वो दक्षिण के चेन्नई से मूल उनका जन्म उधर ही हुआ था। वो बहुत साल तक, लगभग 12 साल तक वो पेप्सिको कंपनी उसका सीईओ थी, यूएसए में रहती थी और पूरा उस समय उनको 17 देशों का कार्य वो देखती थी। तो उनका इंडिया टुडे में एक बार लगभग 8-10 साल पहले उनका इंटरव्यू आया था। तब उनको अन्य प्रश्न पूछते रहे और बाद में एक प्रश्न पूछा, कब आपका जीवन में आनंद क्षण माने क्या है, कब हुआ था ऐसे पूछा। तब इंदिरा नोई ने बताया, तो कब इतना व्यस्तता जीवन में भी, कब मैं समय निकाल के घर में जाती हूँ और स्वयं खाना बनाते हुए अपने 2 बेटियां हैं उनको, 2 बेटियां के पास में बैठकर उनको प्रेम से खिलाती हूँ, तब उनके चेहरे पर इतना आनंद होता है। माँ मेरे साथ में है और उसके साथ मैं उनको अच्छे कहानी भी बताती हूँ। ऐसे करने के समय उनका चेहरे देखकर, वो आनंद देकर, वही मेरा आनंद का क्षण है, ऐसा उन्होंने बताया है। सो इतना व्यस्त जीवन में भी, अब आप सबको जानती है, तो उस समय टाइम्स मैगजीन में 100 मोस्ट पावरफुल विमेन के बीच में ये एक थी। ऐसे प्रसिद्ध इंदिरा नोई वहाँ भी यूएसए में रहते समय भी अपना पूरा परंपरा को पालन करती थी, क्योंकि वो कहती थी मेरे बच्चों को मालूम होना अपना हिंदू धर्म संस्कृति क्या है, अपना परंपरा क्या है, तो हम करते रहने से उनको समझ में आता है, वो आगे पालन करें। तो ये हम देखते हैं। और वो भी कहा, तो मेरा इस मातृत्व भाव, उन्होंने कहा है उस इंटरव्यू में, मेरा इस मातृत्व भाव के कारण ही मैं बहुत आराम से, मेरा इस पेप्सिको कंपनी का सीईओ के नाते मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ। इस मातृत्व भाव के कारण मैं सभी कर्मचारियों को हमारा परिवार के सदस्य के नाते देखती हूँ। इसके कारण सभी के मन में, कोई भी हो कर्मचारी, सभी के मन में पूरा पेप्सिको कंपनी अपना एक परिवार, ऐसे भावना निर्माण हुआ। इसके कारण उन्होंने कहा अपने कार्य में इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, उसका क्षमता बढ़ा रही है, अच्छा क्षमता, कंपनी का आदाय भी बढ़ रहे है। तो ये ऐसे क्वालिटी निर्माण करना है तो वो कर्मचारी लोग समाधान से कार्य करना, ऐसे समाधान से कार्य करना है तो कौन प्रमुख अधिकारी रहता है, वो अपना मातृत्व भाव से सभी के बारे में चिंता करे। ये हमारा, इसलिए ये मेरा श्रेष्ठ वरदान, उन्होंने कहा है मुझे बहुत गर्व है मैं मातृत्व भाव से कार्य करती। तो उन्होंने सोचा नहीं है मैं यूएसए में रहती लोग क्या सोचते मैं ये शब्द उपयोग करना। तो ये हम देखते हैं। सो ये आदर्श को हमको समझना आज बहुत आवश्यक है। तो अपने महिला लोग, सो इस दृष्टि से हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, अपना करियर के बारे में हम सोचेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर इस अपना देवदत्त वरदान को हम भूलना नहीं है। उसके माध्यम से हर कार्य क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं
और दूसरा, हम ये सब काम करते समय तो हमारा स्वबोध चिंतन भी होना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा कर्तव्य क्या है। इससे संदर्भ में सही दिशा हमको मिलना है तो हम अपना श्रेष्ठ इतिहास को याद करना, अपना संस्कृति, अपना परंपरा का अध्ययन अनिवार्य है। तो तभी हम राष्ट्र के विकास को सही दिशा हम दे सकते हैं। सो इस दृष्टि से हम सबको चिंतन करना आज आवश्यक है। आज तरुण पीढ़ी सतर्क होकर अन्याय के विरोध में खड़े हो रहा है, ये अच्छी बात है, परंतु अपनी अशांति को व्यक्त करने का तरीका क्या है। तो अशांति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का हानि कर रहे हैं। अभी अभी हमने नेपाल में देखा, अभी लद्दाख में देख रही है, किसी व्यक्ति को भी जिंदा जला देते हैं, वाहन को जला देते हैं, भवन को जला देते हैं। तो ऐसे सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, ये नहीं होना आवश्यक है। तो इसलिए आज तरुण पीढ़ी को सही दिशा देने का आवश्यकता है। तो हम ऐसे तरुण पीढ़ी के साथ रखकर उनको चारित्र संपन्न योद्ध के रूप में उनको हम तैयार कर सकते हैं क्या। उनमें इतना शक्ति है, योद्ध के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। उस शक्ति को सही दिशा मिलना, तो चारित्र संपन्न योद्ध के रूप में हर तरुण को हम खड़ा करना, तरुण तरुणियां कोई भी हो, ये हम सबका कर्तव्य है नागरिक के नाते। इस दृष्टि से हम सब मिलकर कार्य करेंगे, ये आज आवश्यक है। तो तरुण पीढ़ी के माध्यम से भारत आगे चलते हुए हर क्षेत्र में विश्व गुरुस्थान में स्थापित हो सकता है, ये विश्वास सभी को है। तो आज हम देखते हैं भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ रहे। अभी माननीय केमिशा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, पूरा विश्व में हम आज 4th मैंने लार्जेस्ट इकोनॉमी के स्थान में हम सब लोग हैं। इतना आर्थिक क्षेत्र में हम आगे हैं। और दूसरा, हमारा शक्ति कैसे, हम समर्थ कैसे हो रहा है, सशक्त कैसे हो रहा है। हम देखते हैं आज भारत अमेरिका के साथ ठीक बात कर सकते हैं और चीन के साथ हम स्पर्धा कर सकते हैं, रशिया के साथ मित्रता भाव से रह सकते हैं। ऐसे अपना नीति, ऐसे ये सब करने के लिए हमको तो सशक्त बना है, समर्थ बना है। इसी के कारण आज पूरा विश्व में सम्माननीय स्थान पर है। अभी हमने देखा अपना अधिकारी लोग कैसे उत्तर दिया, ठीक तरह से उत्तर कर, इसलिए अमेरिका का टैरिफ वार को भी हमने ठीक उत्तर दे रहे हैं। इसमें अपने लोग भी, अपने तरुण लोग भी सहयोग दे रहे हैं। बहुत लोग तुरंत अभी ये सब वीसा का ये सब बढ़ाने के बाद फीस, बहुत लोग अमेरिका तुरंत छोड़कर वापस आए, हम ठीक उत्तर उनको देते। तो ये होना बहुत आवश्यक, अपने नागरिकों में ये भारत के प्रति ये विश्वास, भारत के प्रति उनके मन में विश्वास है। तो इसलिए वो लोग तुरंत छोड़कर आने के लिए, तो आज इसलिए अमेरिका भी संकष्ट में है। तो ये स्थिति भारत आज निर्माण कर सकते हैं, ऐसे शक्ति संपन्न हुआ है अपना भारत है। और हम सब जानते हैं भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। फिर भी यहाँ अपना सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण रूप से होता है। हर बार अच्छी तरह से चुनाव भी होता है शांतिपूर्ण वातावरण में, हम सत्ता का परिवर्तन भी शांतिपूर्ण रूप से में होता है। इसके कारण समाज का स्थिति और वहाँ निर्माण करने वाले संस्कार और उनमें नागरिकों में निर्माण करने वाले जागृति, तो ये सब काम निरंतर चलते रहना
तभी हम इस शांति रूप से में सब कुछ हम परिवर्तन हम कर सकते हैं। भारत विविधताओं का राष्ट्र है। हम जानते हैं 22 भाषा 22 राजभाषा है और ऑफिशियल लैंग्वेज हम करते हैं और 100 बोली भाषा है। विविध पंथ है, मत है, समुदाय है, फिर भी भारत की जीवन दृष्टि के कारण विविधता में एकता है। यही हमारा विशेषता है। भारत की आध्यात्मिक आधारित जीवन दृष्टि भारत की विश्व को देन है। वसुधैव कुटुंब अपना श्रेष्ठ सिद्धांत हम जानते हैं। इसके कारण ही, इसके अनुसार ही विश्व में शांति स्थापित होगा। इसके अनुसार हमको इसलिए कार्य करना होगा। इसलिए हम सब भारत के पुत्र पुत्रियां कटिबद्ध तथा संगठित होकर प्रयास करेंगे। इस नवरात्रि में हम संकल्प लेकर माने स्वदेशी वस्तुएं तथा स्वदेशी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसके कारण ने समाज में आत्मनिर्भरता भी आ जाता है और आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार आ जाता है और शांतिपूर्ण वातावरण भी निर्माण होगा। इस दृष्टि से हम सब संकल्प लेंगे। तो आज संघ के माध्यम से सभी पंच परिवर्तन के लिए तो आह्वान मिला है। पंच परिवर्तन ये सहज संस्कृति है भारत का, नहीं कुछ नहीं है। अपने जीवन में सहजता से ये अपने बचपन में हमने सब देखा, अपने घरों में भी सिखाते थे हमको। ऐसा ये पंच परिवर्तन हम सब जानते हैं, बहुत बार इसका उल्लेख हुआ है, आज सभी इसमें आ रही है। ऐसे पंच परिवर्तन का विचार के बारे में भी हम सोचेंगे। स्वयं अपना घर में व्यक्तिगत जीवन में अनुष्ठान में लेके आना और हम परिवार ऐसे स्वदेशी तथा संकल्पित परिवार होने के बाद हम समाज में दूसरों घरों में भी हम ऐसे पूरा सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसे हम सब एक करने वाले हैं, इस विश्वास के साथ मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अब ध्वजावतरण होगा। ध्वजावतरण के बाद वंदे मातरम और विकिरा होगा। विकिरा के बाद सब अपना स्थान छोड़ सकते हैं। नीचे बैठी जो बहनें हैं उनको पूर्ववत दिया जाएगा। विकिरा के बाद वो अपना स्थान पर ही खड़े रहेंगी। अभी ध्वजावतरण के लिए सभी लोग खड़े रहेंगे। सावधान, उत्तिष्ठ, रमा। समिति दक्ष, ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
नमस्कार स्थिती। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटिकोटिभुजै धृतखर करवाले अबला के नुमाय तबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदरवारिणी मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणात् शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तो मारई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां मातरं। नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां समलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की पूर्ववत समिति वी गिरो 1 2 3 पूर्ववत बहनों के लिए